डीमन किंग गुसेल को देखता है और फिर वो पोर्टल बंद कर लेता है। मिट्योर के टुकड़े जमीन पे गिरने लगते हैं। बाम पत्थर के बड़े से टुकड़े से अपने आप को और डीमन को बचाता है और गुसेल से कहता है जैसी तुमसे उम्मीद थी, तुमने एक बार में ही जायंट मिट्योर का धजिए उड़ा दिए। गुसेल कहती है वो किंग गायब हो चुका है। ब्लड डीमन हैरान होते हुए कहती है तुम सच में इंसानी हो। गुसेल कहती है क्या तुम उसके बारे में कुछ और बता सकती हो? अगर मरने का मन ना हो तो नेक्स्ट सीन थर्ड ब्रांच का देखते हैं। ब्लड डीमन अपना हाथ उठाती है और कहती है डीमन किंग, और डीमन जूस पीते हुए कहती है जिस किंग की बात हो रही है वो डीमन का किंग है जिसने हम पर मिट्योर गिराया। पहले हम उस किंग के लिए काम करते थे और उसका भाई कुछ नहीं बोल रहा होता। बाम को इससे झटका लगता है और कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी मान गई। मुझे पता नहीं था कि ये कैसे मुंह खोलेगी, इसलिए मैंने टॉर्चर करने की सारी तैयारी कर ली थी। ब्लड डीमन मुंह फुलाते हुए कहती है मुझे ये पसंद नहीं है। अब वो हमारा किंग या जो भी था अब नहीं है। मिशन के नाकामी के लिए वो हमें मारने वाला था और वो हमारे साथ एक मोहरे की तरह बर्ताव करता है। गुसेल कहती है तुमने कहा हमारा किंग, मतलब डीमन के और भी किंग है। ब्लड डीमन कहती है तुम इंसान कुछ नहीं जानते, कुल मिलाकर 7 डीमन किंग है। कैन हंसते हुए कहता है उसके जैसे 7 और है। ब्लड डीमन इससे भड़क जाती है और कहती है क्या बात कर रहे हो तुम? जिन डीमन किंग की बात तुम कर रहे हो उनमें से एक से तो तुम कल ही मिल चुके हो। वो जिसने मेरे भाई का ये हाल किया है वो किंग ऑफ ग्लटनी बाल है, डापोगेटरी। जहाँ डीमन रहते हैं वहाँ 7 किंग का राज है। उन किंगों में जिसके फॉलोवर हम थे वो है किंग ऑफ ग्रीम मामोन। शायद तुम जानते नहीं लेकिन प्रोगेटरी तुम्हारी दुनिया से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। डीमन किंग एक दूसरे के पावर के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो व्यर्थ के फाइट में नहीं पड़ते और केवल अपने एरिया की प्रोटेक्ट करते हैं। ग्रेट किंग होने के नाते मेमन जरा अलग है। वो प्रोगेटरी के 7 एरिया को अपना बनाना चाहता है और यहाँ तक कि इंसानों को दुनिया पर भी अपना राज स्थापित करना चाहता है। हमसे ग्लटनी किंग को ढूंढवाने का रीजन सिंपल है। ग्लटनी किंग बस हाल ही में ही बॉर्न हुआ है, इसलिए वो बाकी डीमन किंग से वीक है। इससे उसे डिफीट करना बहुत आसान है, इसलिए वो मेमन का सबसे पहला टारगेट है। लेकिन एक दिन सडनली ग्लटनी प्रोगेटरी से गायब हो गया और ह्यूमन रेल में छुप गया, इसलिए हमें ह्यूमन रेल में भेजा गया। लेकिन हम पर कुछ रेस्ट्रिक्शन। लेकिन तभी गुसेल सोचती है रेस्ट्रिक्शन। तभी ब्लड डीमन का भाई बोलता है बस हमने कल की घटना से जुड़ी सारी बातें बता दी है, तो तुम लोग अब क्या करोगे? क्या हमें मार दोगे? गुसेल हंसते हुए कहती है ये क्या कह रहे हो? तुम दोनों ने कुछ किया ही कहा है। तुम काफी कुछ जानते हो और फाइट भी बढ़िया कर लेते हो, तो फिलहाल के लिए हम तुमसे अपने ब्रांच में बहुत मेहनत करवाने वाले हैं। और हाँ, तुम्हें ना कहने का हक नहीं है, और अगर कहा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कैन कहता है क्या तुम सच कह रही हो? गुसेल कहती है आज के लिए बस इतना ही। और फोक्सी इससे खाने के बारे में सोच रही होती है। गुसेल काफी खुश होते हुए कहती है नए एम्प्लॉयज की भर्ती की खुशी में क्यों न एक पार्टी हो जाए। बाम भी इससे खुश होता और कहता है मैं इसी का इंतजार कर रहा था। फोक्सी अपने खाने के बारे में सोचती है और कहती है यहाँ सच में ना कहने का हक नहीं है। और फोक्सी कैन से कहती है पार्टी होने वाली है, मैक्स कहाँ है? कैन कहता है मैक्स वो तो पहले ही निकल चुका है, कह रहा था रात भर ट्रेनिंग करने वाला हूँ। फोक्सी कहती है वो ऐसा क्यों कर रहा है? हम मैक्स को देखते हैं जो हाफड़ा होता है, वो खुद को स्टिक करना पसंद करता है। आज के मिशन में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो उसे खल रहा है। मैक्स कहता है मैं अभी भी वीक हूँ। जब मैंने मिट्योर को देखा मुझे सच में लगा कि आज हम सब खत्म है। गुस्सेल हमेशा की तरह अमेजिंग निकली। मेरा रेलिक्स अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं इन हालातों में मैं इसका पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे भी गुस्सेल की तरह खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और फिर कैन भी तो है, उसकी ब्लू फ्लेम काफी पावरफुल है। लगता है कुछ है जो उसे रोक रहा है, लेकिन उसके ब्लू फ्लेम से भी स्ट्रॉन्ग एज स्टेज जाहिर होगा। और मेरा रेलिक्स अभी भी अनकम्प्लीट है, इसलिए फिलहाल हम बराबरी पर है। तुम बस देखते जाओ कैन, मैं तुम्हें इस बार पीछे छोड़ दूंगा। नेक्स्ट सीन सुबह के देखते और बाम कहता है सुबह हो चुकी है। गुसेल कहती है क्या बात है, हम सीधे जाकर खाना खाने के बाद सो सकते हैं, चलो अंदर। कैन फोक्सी से कहता है जरा रुको। फोक्सी कहती है क्यों? और कैन उसके बिल्कुल पास पहुँच के उसे देखने लगता है। इससे फोक्सी काफी शर्मा जाती है और कहती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तुम इतने पास? कैन कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा हाइट एक ही समय में कम ज्यादा हो जाता है? फोक्सी को ये सुनकर हाथ मिलता है और कहती है ये उस रेस्ट्रिक्शन डिवाइस की वजह से है। काफी समय से मेरा हाइट बढ़ना रुक चुका है, लेकिन मेरा शरीर अभी भी स्थिर नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं अपना साइज इस डिवाइस की वजह से बदल रही हूँ। खासकर फाइट करते समय ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर बड़ा होते जा रहा है। कैन मुस्कुराते हुए कहता है बड़ी हो रही हो तो मैं तुम्हारे बड़े होने के बाद बिना किसी हिचक के अपना बना सकता हूँ। फोक्सी कुछ समझ में नहीं आता कैन क्या बोला है और कहती है चलो अंदर चलते हैं। हम गुसेल को देखते हैं जो काफी खुश हो रही होती है और कहती है मजा आ गया, हमेशा की तरह अल्कोहल पार्टी के लिए सबसे बढ़िया चीज थी। तो काफी खुश होते कहती है और पीते हैं। कैन नशे में टल्ली होकर रो रहा था और कहता है फोक्सी माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो। बेचारी फोक्सी ये देख कर कांप रही होती है और कैन वॉमिट करना शुरू कर देता है। बाम
हंसते हुए कहता है अभी तुम ड्रिंक करने लायक नहीं हो। केन वॉमिट करते हुए कहता है मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे नफरत मत करना। फॉक्सी कहती है ठीक है, बस मुझसे दूर रहना। गुसेल ड्रिंक करते हुए कहती है ये तो बस दिल की बात कह रहा है और इसे चढ़ चुकी है। फॉक्सी गुसेल से कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे चिढ़ा रही हो। गुसेल कहती है पता नहीं क्यों, लेकिन केन बचपन से ही झूठ बोल नहीं पाता। फॉक्सी इससे सोच में पड़ जाती है। और नेक्स्ट सीन थर्ड ब्रांच का सेल का देखते हैं जहाँ वो भाई बहन को रखे होते हैं। और ब्लड डीमन कहती है पेपर वर्क खत्म होने तक हमें सेल में रखने का क्या तुक है, ये क्या तरीका है, नहाने या खाने का ही पूछ लेते। उसका भाई अभी भी चुप होता है। डीमन अपने सामने किसी को देखता है, वो दोनों काफी डरने लगते हैं। और डीमन कहता है ग्लटनी किंग, और हम उसी किंग को देखते हैं जो चैम्बर से बाहर आया था। वो जेल का दीवार तोड़ते हुए अंदर आता है और उसके हाथ में किसी का हाथ को देख सकते हैं। ग्लटनी हंसते हुए उन दोनों को देखता है। ब्लड डीमन कहती है डीमन हंटर आखिर करके आ रहे हैं, डीमन किंग यहाँ कैसे आ गया। और हम देखते हैं ब्रांच से काफी बुरी हालत होता है। ब्लड डीमन का भाई कहता है यहाँ तक आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इसे यहाँ आते हुए हम फील भी नहीं कर पाए। डीमन किंग लाल टपकाते हुए उन दोनों को देखता है। ब्लड डीमन भाई का ध्यान डीमन किंग के हाथ पे जाता है और सोचता है वो किसका हाथ है। तभी उसे याद आता है हमसे पहले यहाँ एक फायर डीमन को कैद किया गया था और वो फायर डीमन के हाथ को खाने लगता है। ब्लड डीमन का भाई सोचता है इसने उस फायर डीमन को खा लिया। डीमन किंग डकार लेता है। तभी फायर डीमन का दूसरा साथी हमला करते हुए कहता है कमीने कहीं के, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए। तभी डीमन किंग उसे एक पंच मारता है जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। और डीमन किंग हंसते हुए उन दोनों को देखता है। तभी उसका भाई कहता है भागो। ब्लड डीमन ये सुन के कहती है क्या ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें छोड़ के कैसे चले जाऊँ। उसका भाई कहता है जल्दी, अपनी इस हालत में उससे फाइट नहीं कर सकता, इस तरह तो ये हम दोनों को खा जाएगा, इसलिए जाओ। और वो डीमन किंग के जबड़े में जबरदस्त हाथ मारता है और सोचता है सचमुच इसकी रफ्तार तो कमाल की है, लेकिन इसके हमले बहुत नॉर्मल है। अगर मैं इसके तरीके का अंदाजा लगा लूं तो इसके हमला रोक सकता हूँ। तभी डीमन किंग फायर एनर्जी इकट्ठा करता है। ये देखकर उसके पसीने छूटने लगता है और कहता है फायर। तभी डीमन किंग उसमें फायर एनर्जी दे मारता है। वो सोचता है ये क्या हुआ, वो किंग जो फायर एबिलिटी भी यूज कर सकता है, वो टेक्निक तो रोट ये नहीं हो सकता। तभी डीमन पर ब्लैक चीज से हमला होता है जिससे डीमन दूर जाके गिरता है। और ब्लड डीमन कहती है तुम्हें पता है ना कि मेरे भाई के अलावा मेरा और कोई नहीं है, अगर हम जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ, चलो भाई साथ चले। तभी उसके भाई के डीमन किंग का हाथ आर पार हो जाता है जिससे उसके चेस्ट में एक बड़ा सा होल हो जाता है। डीमन किंग इससे हंसने लगता है। ये देख के ब्लड डीमन शॉक्ड हो जाती है। तभी हमें मैक्स का आवाज आता है जो कहता है अब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो खाली पेट की सेवा की जाए। और ब्लड डीमन के सिर पे हाथ रखता है। किसने कहा तुम यहाँ आ सकते हो। और ब्लड डीमन को इंजेक्शन देते हुए कहता है इसके अंदर रिजरेक्शन करने वाले डीमन की सेल है, मेरे पास कुछ थे तो मैंने सोचा कि तुम्हारे भाई का हाथ रिजरेक्शन के काम आ सकता है, लेकिन तुम एक ब्लड डीमन हो, तुम एक ब्लड डीमन हो तो तुम ब्लड को रोकने या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन आसानी से कर सकती हो ना। ब्लड डीमन इंजेक्शन को अपने हाथ में लेती है और मैक्स कहता है तुम अभी भी उसे बचा सकती हो। ये सुनकर ब्लड डीमन रोने लगती है और मैक्स कहता है मैंने पहले ही दूसरे ब्रांच को मदद के लिए बुला लिया है, उनके आने तक क्यों ना इसका टाइम पास किया जाए। तभी मैक्स को फील होता है उसके आधे चेहरे का चिथरे चिथरे हो गया और वो अपना सिर पकड़ लेता है और हम देखते उसके आंख से ब्लड आने लगता है। और मैक्स कहता है इसी जगह चोट हाल ही में ठीक हुई थी। तभी डीमन मैक्स से आगे बढ़ जाता है जिससे मैक्स को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है तुमने मुझे नजरअंदाज किया और काफी स्पीड से उसके पीछे आ जाता है। तभी डीमन किंग मैक्स को हल्का सा पुश करता है। मैक्स दीवार से जाकर टकराता है और अपने आप को देखकर हैरान होता है और कहता है ये मेरे बॉडी को क्या हो रहा है, ये क्या है, ये तो जेली डीमन की एबिलिटी है। और मैक्स डीमन किंग से कहता है तुम कहाँ चल दिए, फाइट अभी बाकी है। ब्लड डीमन का भाई सोचता है ये इंसानों को केवल मारता है लेकिन खाता नहीं, इसके अलावा इस डीमन हंटर ने कहा था ये किसी और की एबिलिटी है, अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये दूसरे डीमन को खाकर उसके एबिलिटी को अपना बना सकता है। हम देखते हैं ब्लड डीमन अपने भाई को इंजेक्शन लगाती है जिससे उसका चेस्ट हील होने लगता है। ब्लड डीमन हाथ का सांस लेती है और कहती है रीजनरेशन वाले डीमन प्रोगेटरी में भी रियर होते हैं, ब्लड बहना बंद हो गया है, मेरे ख्याल से अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है। और सोचती है इंसानों को ये चीज मिली कैसे। ब्लड डीमन कहती है ईडन खुद को संभालो। अब जाके हमें पता चला इसका नाम ईडन है और उसकी बहन का नाम लिलिम। और हम उन दोनों का बायोडाटा देखते हैं। लिलिम कहती है चिंता मत करो, जब तक मुझे कोई खा ना जाए मुझे कुछ नहीं होगा। और काफी गुस्से में कहती है मैं उसे बताती हूँ कि वो किसके भाई से उलझ रहा है। मैक्स कहता है तुम दूसरे डीमन के एबिलिटी को अपना बना सकते हो। सच में ये तो धोखेबाजी हुई। और डीमन पे कैसा हमला करता है जिससे डीमन दीवार तोड़ते हुए बाहर जाता है। और मैक्स सोचता है समझ नहीं आ रहा उसे मुझसे फाइट करने में दिलचस्पी क्यों नहीं है, पर अच्छी बात है कि ये इस स्पीड से बचने की कोशिश नहीं कर रहा। वैसे भी इंडेस्ट्रक्टिबल स्पीसीज जैसे कुछ नहीं होता। और डीमन को देख के कहता है मैं इसे इसी तरह नुकसान पहुंचाता रहूंगा जिससे बैकअप को थोड़ी मदद तो मिली जाएगी। तभी लिलिम उसके पास आ जाती है और कहती है जरूरत नहीं है क्योंकि
क्योंकि उससे पहले मैं उसे मार दूंगी। और वो अपने ब्लड से स्नेक बनाकर डीमन किंग पे हमला करती है, जिससे दो स्नेक डीमन के हाथ में बाइट करता है और एक जायंट स्नेक डीमन किंग को निगलने वाला होता है। तभी डीमन किंग जेली डीमन के एबिलिटी को यूज करता है और सारे स्नेक के चिथड़े कर देता है। तभी लिलिम चैनसो मैन के पावर की तरह ब्लड से बड़ा सा हैमर बनाकर डीमन किंग पे ढह मारती है और चिल्लाते हुए कहती है, इसे पुश करो जल्दी। मैक्स कहता है, जानता हूँ, चिल्लाओ मत, और जाके डीमन किंग को जबरदस्त कोहनी मारता है, जिससे डीमन किंग दूर जाके गिरता है। और मैक्स कहता है, मेरा बॉडी तुम्हारे ब्लड की वजह से हैवी लग रहा है। हम ईडन को देखते हैं जो काफी परेशान होता है और कहता है, तो ये बात है, इसलिए हम इसे फील नहीं कर पाए, क्योंकि फील करने के लिए कुछ था ही नहीं। मुझे ये तो नहीं पता कि ह्यूमन वर्ल्ड में इसके साथ क्या हुआ, लेकिन बाल पूरी तरह से खाली है, ये अच्छा नहीं हुआ। ये मैटर पावर या एबिलिटी का है ही नहीं। हम देखते डीमन किंग बेल को, जिसके मुंह से लाल टपक रहा होता है, और ईडन कहता है लीलम की ब्लड की गंध उसकी भूख को भड़का रहा है। तभी डीमन किंग काफी स्पीड से मैक्स पे हमला कर देता है, जिससे मैक्स दीवार से जाकर टकराता है और दीवार में क्रैक आ जाता है। मैक्स अपना हाथ पकड़ के कहता है, मेरी हड्डी टूट गई, क्या ये और स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्या ये कभी नहीं थकता। हम देखते हैं ईडन का जख्म अभी पूरी तरह से भरा नहीं होता और मैक्स सोचता है, अगर मदद समय पर आ गई तो भी क्या हम इसे संभाल पाएंगे, पता नहीं यहाँ पर्याप्त सुपर ह्यूमन है भी या नहीं। लेकिन मैंने ठीक होने के लिए अगर उसने उसे भी खा लिया होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो ये एक काफी खतरनाक मुसीबत बन जाएगा। लिलिम कहती है, भाई सामने से हटो, मैं इस पर एक और बड़ा हमला करती हूँ। तभी ईडन लिलिम के कंधे पे हाथ रखता है और लिलिम पीछे मुड़ के देखती है। ईडन कहता है, डीमन किंग से बचना असंभव है। लिलिम काफी हैरानी से ईडन को देखती है। ईडन कहता है, मैं चाहे कोई भी तरीका सोच लूं, लेकिन बस एक ही रास्ता है, लिलिम तुम्हें जिंदा रहना होगा। लिलिम कहती है, अब ये मत कहना कि ईडन रुक जाओ। ईडन कहता है, डीमन हंटर। मैक्स उसको सुनता है। ईडन कहता है, कल ही की बात है, हम एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, और हंसते हुए कहता है, और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज मेरी छोटी बहन का ख्याल रखना। लिलिम रोते हुए ईडन का नाम चिल्लाती है और हम ब्लड का काफी बड़ा धमाका देखते हैं। इससे डीमन किंग के साथ मैक्स भी काफी हैरान होता है और कहता है, इंसान होने के बावजूद मैं बता सकता हूँ। और हम लिलिम के नए फॉर्म को देखते हैं। मैक्स कहता है, ब्लड डीमन की पावर इमेजिनेशन से भी बढ़ गई है। और हम लिलिम के देखते हैं जिसके दो हॉर्न और एक टेल निकल रहे होते हैं। मैक्स सोचता है, साइकिल्स भी टूट चुकी है। और हम लिलिम का रैंक देखते हैं जो अननोन होता है। लिलिम अपने ब्लड को आसपास घुमाने लगती है। तभी डीमन किंग कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं ब्लड से बना बड़ा सा हाथ डीमन किंग के हाथ को मसल के रख देता है। मैक्स ये देख के काफी हैरान होता है और सोचता है, जिस हाथों पर मैंने हल्का सा खरोच भी नहीं लगा पाया, उसने हाथों को मसल के रख दिया। लिलिम रोते हुए कहती है, तुम्हारे वजह से, बस तुम्हारी वजह से मेरा भाई, और अपने ब्लड से डीमन किंग को हवा में उठा लेती है और रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगी। हम देखते डीमन किंग को कई सारे हाथ पकड़ लेता है और उसे मसलने लगता है। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और मैक्स कहता है, ये क्या, तुम फिर से तबाही मचाने के बाद यहाँ से भाग गए। और मैक्स लिलिम को देखता है और हम देखते हैं लिलिम काफी फूट फूट कर रो रही होती है। नेक्स्ट सीन थर्ड ब्रांच का टेम्परेरी ऑफिस को देखते हैं। ईगल कहता है, एक ह्यूमनॉइड डीमन ने आज हेडक्वार्टर की थर्ड ब्रांच पर हमला किया, जिसे हाउंड का सफाया करने वाले मिशन के दौरान पाया गया था। डीमन किंग में से एक बाल ने किया, जो ग्लैटनी किंग के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ग्लैटनी दूसरे डीमन का शिकार करता है और उनके एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन श्योर नहीं है कि एबिलिटी को चुराता है या उनकी नकल कर लेता है। ये जानने के लिए और 5 की जरूरत है। घटना के समय गुसेल और बाम वहाँ नहीं थे, क्योंकि वो एक मिशन के बाद आराम कर रहे थे, और वही हालत कैम्बियन और मिक्स ब्लड डीमन की भी थी। मैक्स और ब्लड डीमन भाई बहन ने मिलकर डीमन किंग पर जवाबी हमला किया, जिन्हें मिशन के दौरान पकड़ा गया था। ब्लड डीमन भाई बहन में से बड़ा भाई मारा गया। मैक्स ने भी अपनी एक आंख खो दी और अंत में डीमन किंग फरार हो गया और डैमेज में 9 हॉस्टेज और कैदी मारे गए। 17 एजेंट घायल है और 31 जान से मर चुके हैं। साथ ही थर्ड ब्रांच आधा से ज्यादा तबाह हो चुका है और इसके अलावा ब्रांच के आसपास के रहने वाले की शिकायतों की लाइन लगी हुई है। सारे रिपोर्ट में बस इतना ही है, डैमेज काफी ज्यादा है। फिलहाल के लिए हमें थर्ड ब्रांच को दोबारा बनाने पर ध्यान देना है और इसका रैंक कमांडर इन चीफ है। हम इसे कमांडर कहेंगे। कमांडर कहता है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं दे रहा, ये तुम्हारे पिछले मिशन के बाद हुआ और ब्रांच में पर्याप्त एजेंट मौजूद थे। इससे ये तो समझ में आ रहा है कि डीमन किंग स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट था। गुसेल इससे कुछ बोल नहीं पाती और हमें पता चलता है गुसेल थर्ड ब्रांच की ACE है। कमांडर कहता है, दूसरे ब्रांच की मदद पहुंचने से पहले ही फाइट खत्म हो चुकी थी। मुझे ब्रांच के बीच सब्सिडरी बेस बनाने के बारे में सोचना होगा ताकि हेल्प जल्दी पहुंच सके। और हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो सेकंड ब्रांच की मैनेजर है। कमांडर कहता है, इस हमले से हुआ नुकसान बहुत बड़ा था, लेकिन साथ ही हमें कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी निकालने में सफल रहे। डीमन किंग के अस्तित्व का आखिरकार पता चली गया। इसके अलावा एक नहीं कई सारे डीमन किंग मौजूद है। साथ ही ये बात तय है कि हमें एक और जरूरी बात पता चली है, कुछ ऐसे डीमन भी है जिनके हॉर्न आने पर उनकी पावर बढ़ जाती है।
ये काबिलियत हमारे एजेंट के खिलाफ लड़ने वाले कुछ कैम्बियन में भी देखी गई है। कैम्बियन ऐसी मिक्स स्पीसीज है जिनकी रगों में डीमन ब्लड होता है। ऐसे ही कुछ थर्ड ब्रांच में भी है। इस बात से गुसेल को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है वो ऐसा कुछ नहीं है, उसका नाम कैन है, तुम जरा सा भी नहीं बदले। और गुसेल काफी गुस्से में कहती है मैं इसलिए फर्स्ट ब्रांच के बजाय थर्ड ब्रांच में रहती हूँ। कमांडर गुसेल को देख के कहता है माफ करना, फिर से जबान फिसल गई और हंसते हुए कहता है इतने सारे एजेंट खोने की वजह से शायद मेरे दिमाग पे असर हुआ है, ये मेरी गलती है, माफ करना। गुसेल इससे शांत हो जाती है। नेक्स्ट दिन बाहर का देखते हैं। गुसेल फर्स्ट एड होते हुए कहती है वो बूढ़ा खुसट अभी तक नहीं बदला, वो अभी भी मेरे बच्चे को कोई चीज समझता है। सेकंड ब्रांच की मैनेजर कहती है सीनियर माफी चाहूंगी। गुसेल मुंह फुलाते हुए कहती है किस लिए? सेकंड ब्रांच की मैनेजर कहती है अगर मैं बस कुछ देर पहले पहुंच जाती तो हालात इतनी बुरी नहीं होती। गुसेल कहती है फू तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम भी तो किसी मिशन पे गई हुई थी। और गुसेल फू से कहती है प्लीज इस मिशन में मेरे बच्चों का ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में नए कैरेक्टर को देखते जो कहता है गुसेल और भी वेनोमोस होते जा रही है। कमांडर आप अभी भी उसके नखरे को कुछ ज्यादा ही सहन कर रहे हैं। कमांडर सामने को देख के कहता है तो तुम यहाँ थे फर्स्ट ब्रांच के लीडर, तुम भी अच्छे से जानते हो ना गुसेल कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो डीमन हंटर का अल्टीमेट वेपन है, हमें उसे किसी भी हालत में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो वो इंसानों के लिए डीमन से ज्यादा बड़ा खतरा होगी। फर्स्ट ब्रांच के लीडर को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है बिल्कुल मैं अच्छे तरह से जानता हूँ। कमांडर कहता है तुम्हें थर्ड ब्रांच के हालातों का ठीक ठाक अंदाजा लगाया तो है ना। नेक्स्ट सीन में बाम को देखते जो कहता है फिलहाल के लिए गुसेल और मैं एक्टिवली रूप से मिशन से जुड़ेंगे। अब से मिशन की जानकारी तुम्हारे घर पर टेक्स्ट मैसेज भेज कर दी जाएगी। कैन सोचता है क्या उस हमले से हमने इतना नुकसान उठाया है। बाम कहता है कैन और फॉक्सी सेकंड ब्रांच के टीम लीडर के साथ कल एक स्पेशल मिशन के लिए निकलेंगे और हम थर्ड ब्रांच के हालत को देखते हैं। हम मैक्स को देखते हैं जो बारिश में भीगते हुए लिलिम को देखती है। लिलिम बारिश में बैठे हुए भीग रही होती है, तभी मैक्स उसे अम्ब्रेला से कवर करता है। लिलिम कहती है चिंता मत करो मैं नहीं भागूंगी। मैक्स इससे खामोश हो जाता है और फिर लिलिम से माफी मांगता है। लिलिम कहती है किस लिए? मैक्स कहता है अगर मैं और स्ट्रॉन्ग होता तो तुम्हारा भाई। तभी लिलिम कहती है अब क्या मतलब इस बात का, तुम तो मुझसे भी कमजोर हो, मैं वैसे भी तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं रही थी, तुम खुद भी जानते हो कि तुम कमजोर हो। इस बात से मैक्स भड़क जाता है और कहता है हम फिर से फाइट करेंगे, खड़ी हो जाओ। लिलिम कहती है तुम्हें तो खुद को लकी मानना चाहिए जो तुम बच निकले। मैक्स कहता है क्या कहा तुमने? लिलिम अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है लेकिन फिर भी, और वो सारे लम्हे को याद करती है किस तरह मैक्स ने उसकी मदद के लिए डीमन किंग से भिड़ गया था और कहती है अपनी पूरी कोशिश करने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में गुसेल को देखते जो कहती है जब तक थर्ड ब्रांच फिर से नहीं बन जाती मैक्स और लिलिम हमारे साथ ही रहेगी। डीमन किंग उस पर फिर से हमला करने की कोशिश कर सकता है और उन दोनों को वार्न करते हुए कहती है अगर तुम आपस में लड़े तो तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। कैन मैक्स को टीज करते हुए पूछता है तुम्हारी आंख फिर से गई? मैक्स भड़कते हुए कहता है चुप करो बेवकूफ। गुसेल कहती है मैं तुम्हें कल के मिशन के बारे में बता देती हूँ, हम रीजनेक्शन डीमन के सेल लेने जा रहे हैं जो मैक्स ने इस्तेमाल किया था। मैक्स को इससे झटका लगता है और गुसेल कहती है साथ ही साथ हम रीजनेक्शन डीमन को अपने तरफ करने की कोशिश करेंगे, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि डीमन किंग को उसकी एबिलिटी अब्सॉर्ब ना कर सके। कैन कहता है अगर वो डीमन किंग रीजनेक्शन कर सकता है तभी फॉक्सी कहती है तो हम भी मैक्स की आंखें ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन अगले दिन का देखते हैं। सभी कार से रेगिस्तान आते हैं। कैन गर्मी से परेशान होते हुए कहता है हमें सेकंड ब्रांच की टीम लीडर से यहाँ मिलने वाले हैं। फॉक्सी इससे कुछ बोलती नहीं है और सोचती है टीम लीडर इसका मतलब वो भी उनकी तरह स्ट्रॉन्ग है। कैन कहता है वो रही। हम सेकंड ब्रांच के लीडर को देखते हैं। कैन कहता है मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ, यह सेकंड ब्रांच की लीडर सैंडर्स स्टोरी सुनाने वाला डीमन हंटर के बारे में बताता है। डीमन हंटर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में आने वाले डीमन से इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इन्हें दुनिया भर से सपोर्ट मिला है। पूरे वर्ल्ड में इनकी बहुत सारे ब्रांच और मैन पावर है। इसकी मैन ब्रांच फ्यूचर में दुनिया में आने वाले बड़े थ्रेट से अराइवल करने के लिए तैयार रहती है। मैन ब्रांच में काम करने वालों को स्पेशल सुपर ह्यूमन को टीम लीडर कहा जाता है। जिन्हें टीम लीडर के लिए सिलेक्ट किया जाता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 4 सुपर ह्यूमन है जो की टीम लीडर है। सेकंड ब्रांच उन ब्रांचों में से एक है जहाँ एक टीम लीडर काम करते हैं। स्कॉर्पियो डेजर्ट जहाँ सेकंड ब्रांच है। हम एक कैमल को देखते हैं जिन पे वो सभी बैठे होते हैं। कैमल के बारे में कुछ जानकारी जिसे चाहे तो आप पढ़ सकते हो। इनका नाम सैंडर्स है लेकिन गुसेल ने इसे फू कही थी इसलिए हम भी इसे फू कहेंगे। फू हंसते हुए कहती है कैन मिशन शुरू होने के पहले ही बेहोश हो गया था। हम कैन की हालत को देखते हैं और कैन कहता है चुप करो, मैं क्या करूँ, गर्मी के आगे मेरी नहीं चलती, लगता है मैं मर जाऊंगा। फॉक्सी कैन को वाइंड पावर से हवा देती है और कहती है अब तुम्हें अच्छा
लग रहा है? कैन कहता है बेहतर लग रहा है, शुक्रिया। जैसा मैंने सोचा था, मैं फॉक्सी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। फॉक्सी शर्माते हुए कहती है अपनी बकवास बंद करो। फू कहती है तुम दोनों जानते हो ना आज का मिशन क्या है? और कहती है फॉक्सी वाइंड को कंट्रोल कर सकती है। फॉक्सी कहती है हाँ, हमारा मिशन रीजनेक्शन डीमन को कैप्चर करके फर्स्ट ब्रांच के हवाले करना है। वो कहती है बिल्कुल, रीजनेक्शन डीमन का बसेरा इसी डेजर्ट में है। अभी तक वो हमारे साथ ठीक से रहा है, हम उस पर सिर्फ नजर रखे हुए हैं। हालांकि ये बात भी है कि थर्ड ब्रांच पे हमला करने वाले डीमन दूसरे डीमन की एबिलिटी अब्सॉर्ब कर सकता है, इसलिए हमें इमरजेंसी के लिए उन डीमन को भी ढूंढना होगा जो डेंजर है। खैर तुम लोगों को मिशन में डीमन किंग के आने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सैंड को कंट्रोल करते हुए कहती है इसलिए उन्होंने इस मिशन की कमान मेरे हाथों में दी है, क्योंकि ऐसा कोई क्रीचर नहीं है जो मुझे इस डेजर्ट में डिफीट कर सके। फॉक्सी सोचती है सैंड क्या ये इनकी एबिलिटी है? तभी फॉक्सी को कुछ फील होता है। फू हंसते हुए कहती है सेंसस काफी तेज है, क्या ये एबिलिटी मिथिकल बीस्ट होने की वजह से है? तभी उनके सामने जाइंट डेड वर्म बाहर आता है, जिससे बेचारे उठकर तो डर से पसीने निकलने लगते हैं। फू कहती है सेकंड ब्रांच इस तरह के मॉन्स्टर से भरे हैं, लेकिन अच्छा है कि इनकी संख्या कम है, तो मिशन से पहले थोड़ी कसरत हो जाए। फॉक्सी अपना पावर एक्टिवेट करती है और सोचती है ये क्रिएचर कितने बड़े होते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं मैक्स ट्रेनिंग कर रहा होता है। लिलिम कहती है तुम फाइट के बाद ये क्यों कर रहे हो? क्या तुम इससे और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे? मैक्स कहता है माफ करना, लेकिन मैं बस यही करना चाहता हूँ। लिलिम उसे काटने को तैयार होती है और कहती है अच्छा, अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग ही बनना है तो मैं तुम्हारी इसमें थोड़ी मदद करूँ। मैक्स कहता है भूल जाओ, वैसे भी उसमें दर्द होगा। लिलिम कहती है ठीक है, फिर मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। मैक्स अपने थंब पे एक्सरसाइज करते हुए कहता है हे ईव, ये डीमन किंग इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना? लिलिम कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? मैक्स कहता है तुम्हारे हॉर्न आने के बाद तुमने उसे आसानी से संभाल लिया था। लिलिम कहती है बेवकूफ, ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर रजिस्ट्रिक्शन है और मैं एक जनरल हूँ, इसलिए हॉर्न आने के बाद मैं उसे संभाल पाई। मैक्स सोचता है जनरल रजिस्ट्रिक्शन, और फिर लिलिम से पूछता है रजिस्ट्रिक्शन क्या है? हम देखते हैं लिलिम उसके ऊपर बैठी होती है और कहती है ना, मैं नहीं बताऊंगी। मैक्स इससे चिढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मैक्स सोचता है ध्यान देने वाली बात है कि वो ये बताने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि रजिस्ट्रिक्शन का जिक्र इंटरव्यू रिपोर्ट में भी हुआ था। ये जानकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि डीमन किंग पर भी रजिस्ट्रिक्शन है। लिलिम शर्माते हुए पूछती है तो मैक्स हम डेट पे कब जाने वाले हैं? मैक्स एक्सरसाइज करते हुए कहता है डेट पर मुझे नहीं पता। फिर वो बड़े हैरान होकर लिलिम को देखने लगता है। हम लिलिम को देखते हैं जो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है अब हम डेट कर रहे हैं। मैक्स सोचता है कब से? लिलिम कहती है मैं नहीं जानती थी कि मैं कभी इंसान को डेट करूंगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे भाई ने कहा था। और मैक्स को ईडन का बात याद आता है और कहता है ईडन ने कहा था मेरी बहन का ख्याल रखना। और मैक्स मुस्कुराते हुए सोचता है तो उसका ये मतलब था। लिलिम कहती है मैं पहली बार किसी लड़के को डेट कर रही हूँ। और मैक्स को ऑर्डर देते हुए कहती है हम इस सैटरडे को डेट पर चलेंगे, अगर मुझसे कोई डेट में गलती हुई तो मुझ पर भड़कना मत। कैन सोचता है तो फिर तुमने डेट के लिए पूछा ही क्यों? मैक्स घबराते हुए सोचता है मैं क्या करूँ, कोई मदद करो मेरी। दूसरी तरफ बड़े धमाका को देखते हैं और फू सोचती है फॉक्सी तो कमाल है। हम फॉक्सी को देखते हैं जो अपना वाटर एबिलिटी यूज करती है और फू कहती है कैन के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो टैलेंट के साथ ही पैदा हुआ था और बाद में उसे गुस्सेल ने और निखारा। हम कैन को देखते हैं जो अपना फायर पंच यूज करता है और फू कहती है लेकिन मैंने इसके जैसा दूसरा नहीं देखा, इसमें वाटर और वाइंड दोनों को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। हम फॉक्सी को देखते हैं जो अपनी वाइंड ब्लेड बनाती है। फू सोचती है थर्ड ब्रांच के लोगों का ब्राइट फ्यूचर है और कैन अपना फायर पंच मारता है। हम कई सारे धमाका को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डेड वर्म झुंड को देखते हैं जो सभी मरे पड़े होते हैं। फू कहती है बहुत ही बढ़िया साथियों, तुम लोगों के कारण अब मुझे डेड वर्म के बारे में कुछ समय तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉक्सी सोचती है तो सेकंड ब्रांच के हंटर आमतौर पे ये करते हैं। और फू उन दोनों से कहती है मैं फिर से बता दूं इस मिशन में हमें मॉन्स्टर का सफाया नहीं करना है, जिससे फू का बात उन दोनों को तीर की तरह चुभता है। और फू हंसते हुए कहती है चिंता मत करो, हम पहुंचने वाले हैं। और फू अपने एबिलिटी को यूज करने लगती है और कहती है मैं जानती हूँ वो पास ही है, देखो जरा कहाँ छुपे हो तुम। और जमीन पर हाथ रख के डीमन को डिटेक्ट करने लगती है। तभी फू शॉक्ड हो जाती है और फू कहती है ये तो उन दोनों को आवाज लगाते हुए कहती है कैन फॉक्सी नीचे आओ, अब यहाँ से हम पैदल चलेंगे। कैन नीचे आ जाता है और कहता ठीक है और फॉक्सी को नीचे उतारने लगता है। कैन फॉक्सी को अपने हाथ में उठा के कहता है लेकिन अचानक आप जल्दी में क्यों लग रही हो, कुछ गड़बड़ है क्या? फू परेशान होते हुए कहती है एक बड़ी मुसीबत हो गई, कोई हमसे पहले उस तक पहुँच गया। कैन अपना फायर पावर यूज करता है और हंसते हुए कहता है सभी तैयार हो जाओ, आज मैं सभी को ट्रू स्पीड दिखाऊंगा। और नेजा की तरह अपने पैरों में फायर व्हील लगा लेता है। फॉक्सी कहती है क्या हुआ फास्टर, इससे कैन शर्मिंदा हो जाता है। और फॉक्सी कहती है अचानक से हमें इतनी हड़बड़ी क्यों करनी पड़ रही है? फू कहती है कोई हमसे पहले रीजनरेशन डीमन से मिलने पहुंच गया है, अगर इतनी सी बात होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो उस पर अटैक कर रहे हैं, इतना काफी उन्हें रोकने के लिए। वो एक होडी वाला आदमी है। फॉक्सी कहती है उसे मुझ पे छोड़ दीजिए। हम होडी वाले बंदे को देखते जो कहता है तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो, जैसा कि
एक रीजनरेशन डीमन को होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें नॉकडाउन भी कर दूं तो भी तुम जल्द ही रिकवर हो जाओगे, लेकिन रीजनरेशन फिजिकल स्ट्रेंथ में से एक है, इसलिए तुम्हें हराने में समय नहीं लगेगा। हम रीजनरेशन डीमन को देखते हैं जो काफी थका होता है और वो हुडी वाला बंदा वाइंड एबिलिटी यूज करने लगता है। तभी फॉक्सी उसे जबरदस्त किक मारती है और फॉक्सी सोचती है मुझे अनप्लेजेंट फीलिंग फील हो रहा है और हुडी मैन वाइंड से फॉक्सी को पुश करता है। फॉक्सी सोचती है इसने वाइंड को मेरे किक से ही न्यूट्रलाइज कर दिया। हुडी मैन वाइंड एबिलिटी यूज करता है और कहता है तो तुम कौन हो? फॉक्सी सोचती है इसका मतलब ये भी वाइंड को कंट्रोल कर सकता है और हुडी मैन अपना हुडी को उतार के फेंक देता है। हम उस कैरेक्टर को देखते हैं जो सेंकू की तरह लग रहा होता है। इसका नाम लार्स है लेकिन इसे सेंकू ही कहेंगे। सेंकू और फॉक्सी दोनों एक दूसरे को हैरानी वाले नजरों से देखते हैं और सेंकू कहता है ये फॉक्स तो दिलचस्प है। हम देखते हैं रीजनरेशन डीमन उन पे हमला कर रहा होता है। तभी फ्यू वहाँ पे आ जाती है और सैंड एबिलिटी यूज करते हुए कहती है माफ करना हमें आने में काफी देर हो गई, लेकिन फिक्र मत करो अब इसे हम देख लेंगे। गैजल कहता है इसका मतलब रीजनरेशन डीमन का नाम गैजल है। फू कहती है हाँ हम डीमन हंटर है, हम तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। और हम देखते हैं कैन आप जाकर पहुँचा होता है और हफ्ते हुए कहता है मुझे लग रहा है जैसे वोमिट हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से तो उनकी बराबरी कर पाया, ऊपर से ये गर्मी, मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। सेंकू कहता है वैसे ये जानकर थोड़ा तो निराशा हुआ कि तुम्हारे मददगार भी है, ये मुझे उम्मीद नहीं था कि एक फॉक्स बीट के भी दर्शन होंगे, मेरी तो किस्मत ही चमक गई। फॉक्सी को ये सुनकर झटका लगता है। कैन कहता है कैसा भीड़, मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है, इसे जल्दी खत्म करते हैं ताकि मैं आराम कर सकूं। फॉक्सी कहती है लेकिन मुझे मतलब है। इससे कैन चुप हो जाता है। सेंकू कहता है तुम एक कैंपियन हो ना, तुम भला इसके बारे में कैसे नहीं जानते। मिथिकल बीस्ट और डीमन लगभग एक तरह का ही पावर होती है, तुम्हें पता भी है इसका मतलब एक जैसे पावर वाले डीमन और मिथिकल बीस्ट आपस में पावर को शेयर कर सकते हैं। उस पावर को ट्रांसफर्ड फॉक्स बीट जैसे किसी चीज में करना सबसे परफेक्ट होता है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ऐसे दो डीमन आपस में नहीं कर सकते, लेकिन एक मिथिकल बीस्ट और डीमन कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि पावर को हासिल करने वाले अगर मर जाए तो बीट की पावर बेकार हो जाती है, इसलिए उसे जिंदा ही एब्जॉर्ब करना पड़ता है। इस बात से कैन की बत्ती जलती है और वो सोचता है तो इसलिए फॉक्सी उस नीले डीमन के अंदर थी। इस तरह के डीमन की वजह से उसने हमसे मिलने से पहले काफी कुछ सहा होगा। सेंकू कहता है मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर मैं उस फॉक्स की वाइंड को अपने साथ ऐड कर लूं तो मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। कैन सोचता है अब समझ में आया कि वो कहना क्या चाहता था और कैन गुस्से में आ जाता और कहता है लेकिन तुम फॉक्सी पर एक उंगली तक उठाने की हालत में नहीं रहोगे। और फायर पंच बनाते हुए कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पीट पीट कर बुरा हाल कर दूंगा। सेंकू कैन से कहता है तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी ना। और सोचता है डीमन हंटर का फायर कैंपियन लगता है ये वही है। और कैन से कहता है मैंने साफ साफ कहा हम। तभी कैन पर फायर से हमला होता है जिससे फॉक्सी कैन का नाम चिल्लाती है और फॉक्सी सोचती है ये भी फ्लेम का यूज कर सकती है। सेंकू अपने साथी से कहता है अच्छा लियो तुम भी एक मिथिकल बीस्ट हो, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें खा लूं ताकि तुम्हारी फायर एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। लियो कहती है बदकिस्मती से हमारे पास कोई बीट नहीं है। सेंकू कहता है मजाक कर रहा था। कैन अपना ब्लड पहुंचता और कहता है इसने उस फायर डीमन से ज्यादा चोट पहुंचा दी जिससे मैं कुछ दिन पहले फाइट किया था। और लियो सेंकू से कहती है वैसे तुम चाहो तो रकून बीट्स बना सकती हूँ और इसका बायोडाटा पढ़ सकते हो। कैन उन दोनों से कहता है कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी दूसरों की पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उन्हें जिंदा अब्जॉर्ब करने में। वैसे ये बात बताओ तुम दोनों हो कौन? हम दोनों जैसे ही लग रहे हो, लग रहा है जैसे दो कपल्स के बीच फाइट हो। इससे फॉक्सी भड़क जाती है और कहती है अपना मुंह बंद करो। और सेंकू भी कहता है सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रहा था और हंसने लगता है। लियो भी इससे काफी भड़क जाती है और कहती है फाइट पे ध्यान दो। सेंकू कहता है इससे पहले कि हम फाइट शुरू करें एक बात बताओ, मेरा एक यूजिन नाम का दोस्त था, वो हाउंड का थर्ड ब्रांच का रॉक डीमन था, क्या तुमने उसे मारा है? कैन कहता हाँ मैं ही था। सेंकू गुस्से से कांप रहा होता है और हंसते हुए कहता है तो तुमने ही मारा था, हम दोनों एक ही जगह पले बड़े थे, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को कैसे मारा। और सेंकू का एक हॉर्न आ जाता और कहता है उसके मौत का बदला तो तुम्हें चुकाना होगा, तुम्हें मारने के लिए मैं अपना पूरा जान लगा दूंगा। कैन हंसते हुए कहता है तुम्हारे पास भी हॉर्न है। सेंकू कहता है चलो शुरू करते हैं। सेंकू कहता है कितना रिफ्रेश फील हो रहा है। कैन सोचता है तो इसने भी अपने हॉर्न ग्रो कर लिए। सेंकू डेविल की तरह कहता है कैंपियन के बीच फाइट मुश्किल से ही देखने को मिलता है, तो चलो जान लगा दे। और कैन से कहता है अपने हॉर्न ग्रो करो जल्दी। ये सुनकर कैन शर्मिंदा होते हुए कहता है वो तो मुझे करना नहीं आता। इससे सेंकू भी हैरान होता है और हंसते हुए कहता है शायद इसलिए क्योंकि अभी तुम्हारे हॉर्न अवेकन ही नहीं हुआ। और सोचता है सच में यूजिन इसके हाथों मारा गया। और हम यूजिन का हाथ में सेंकू को देखते हैं। इससे ये तो पता चलता है कि यूजिन सेंकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सेंकू वाइन ब्लेड से कैन पे अटैक करता है जिसे कैन ब्लॉक करते हुए कहता है ये कितना गर्म है। सेंकू हंसते हुए कहता है तुम यूजिन से फाइट कर चुके हो तो पता ही होगा कैंपियन के हॉर्न आने के बाद उनकी एबिलिटी इवॉल्व हो जाती है। और कैन के बिल्कुल पास पहुंचकर कहता है अब देखना मेरा वाइंड भी फायर जितना ही हॉट है। नेक्स्ट सीन में लियो को देखते
देखते हैं जिसके पीछे एक धमाका होता है और लियो खामोश होती है और फिर फॉक्सी को देख के बोलती है वो दोनों तो शुरू हो चुके हैं, हमें भी फाइट करना चाहिए लेकिन मुझे एक नन्ही सी फॉक्स से लड़ना होगा। इससे फॉक्सी चिढ़ जाती है और लियो कहती है मुझे तुमसे वैसे ही पेश आना होगा जैसे कि एक छोटी बच्ची से पेश आते हैं। अपने ब्लू फ्लेम एक्टिवेट करती है और कहती है हम भी उन चैंपियन की तरह अपनी पावर लेवल बढ़ा सकते हैं लेकिन हाँ हमें इसके लिए कोशिश करनी होगी और उसमें समय लगेगा। फॉक्सी सोचती है वो फ्लेम तो कैन की फ्लेम जैसी लग रही है। तभी फॉक्सी अपने वाइंड एबिलिटी से उसकी ब्लू फ्लेम को बुझा देती है। लियो काफी हैरान होती है और फॉक्सी कहती है अब हम बराबर है, मैंने इसे मोमबत्ती की तरह बुझा दिया। लियो भड़कते हुए कहती है पागल मत बनाओ, तुम्हें लगता है कि तुम इस फ्लेम को कैंडल की तरह बुझा सकती हो। और सोचती है उसने उसे एक फूंक में बुझा दिया, कितने आसानी से। और इसके अलावा तभी लियो वाटर से भीग जाती है और फॉक्सी कहती है क्या अगर तुम्हें वाइन पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें पानी के मजे दे सकती हूँ। लियो के ऊपर बारिश के बूंदों की तरह पानी गिरने लगता है और लियो सोचती है ये दो एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है, ऐसा तो कभी नहीं सुना, नहीं उससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत सामने है। और फॉक्सी को देख के कहती है इसकी पावर लेवल काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ देखते हैं कैन सेंकू के हमला को ब्लॉक करता है, उसे जबरदस्त पंच मारता है। सेंकू कहता है सोचना भी मत और वाइन सील बनाता है लेकिन कैन का पंच उसके सील्ड को तोड़ते हुए जा लगता है। कैन का पंच का फोर्स से दूर खिसकते हुए जाता है और सोचता है ये फायर चैंपियन है क्या चीज, बिना हॉर्न के भी ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। कैन दोबारा पंच बनाता है और सेंकू से कहता है तुम स्ट्रॉन्ग हो पर कुछ तो कमी है। और यूजिन के बारे में सोचते हुए कहता है क्या वो स्पेशल था। और सेंकू से कहता है ईमानदारी से बताना तुम यूजिन के मुकाबले वीक हो ना। सेंकू इससे काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है तुमने अभी वीक किसको कहा। कैन सोचता है मैं सही था, उसे पंच मारने को तैयार होता है और कहता है अगर तुम्हारे वाइंड हॉट है भी तो मुझ जैसे फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसे जबरदस्त पंच मारता है। गैजल कहता है ये लाजवाब था। नेक्स्ट सीन पिछले दिन का देखते हैं। फू कहती है सीनियर आप मुझे उन पर नजर रखने को क्यों कह रही हो। प्रेजेंट का सीन देखते हैं। फू मुस्कुराते हुए कहती है मुझे तो बीच में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेंकू कहता है इन डीमन हंटर को हल्के में नहीं ले सकते। और सेंकू लियो के पास पहुंचकर हंसते हुए कहता है तुम्हारा भी हालत पतली है। लियो कहती है मुंह बंद करो। सेंकू कहता है लिटिल फॉक्स भी तगड़ी है। और लियो से कहता है कोई फायदा नहीं है लियो, चलो उस पावर का इस्तेमाल करते हैं। लियो इससे थोड़ा हैरान होती है। सेंकू कहता है मानना पड़ेगा इन दोनों में दम है, हमने इन्हें कुछ ज्यादा ही वीक समझा, अब इसमें कोई शक नहीं है कि यूजिन मारा गया। और कैन से कहता है डीमन हंटर अब हम तुम्हें कुछ मजेदार दिखाने वाले हैं। कैन को इससे कुछ समझ में नहीं आता और वो दोनों अपने एबिलिटी को मिक्स करने लगते हैं। और सेंकू कहता है वाइंड की एक दिलचस्प खासियत है, ये दूसरे एलिमेंट के साथ आसानी से घुल मिल जाती है और तालमेल सही बैठा दो तो दोनों पावर को बढ़ाया जा सकता है। और नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों के पीछे बड़े से ब्लू एनर्जी को देखते हैं। और सेंकू कहता है अब इसे झेलो, हमारा जानलेवा अटैक। फॉक्सी उन्हें देख के कहती है कैन ये स्किल ऐसा तो हम भी वाटर और वाइंड के साथ कर सकते हैं ना। इससे सेंकू काफी परेशान हो जाता है। फॉक्सी कहती है क्यों ना हम भी करके देखे ये डेडली मूव। और फॉक्सी और कैन भी अपने एबिलिटी को मिक्स करने लगते हैं। लियो कहती है सेंकू इसके बारे में क्या ख्याल है। हम देखते हैं सेंकू के पसीने छूट रहे होते हैं। हम उन दोनों के मिक्स एबिलिटी का टर्नेडो को देखते हैं। कैन कहता है हम तो बस उसके जैसा करने का सोचे लेकिन देखो ये क्या बन गया। लियो कहती है चाहे कितने भी दिमाग के घोड़े दौड़ा लो लेकिन लगता नहीं कि हम जीतने वाले हैं, है ना। सेंकू सोचता है कैसे डीमन हो तुम दोनों, केवल वाइंड और फायर मिलने से ऐसा कुछ संभव नहीं है और मैंने ध्यान से देखा है इसलिए दावे से कह सकता हूँ कुछ तो है जो कैंपेन होने के बाद भी ये अपने हॉर्न ग्रो नहीं कर पा रहा। इसने जरूर अपनी पावर बचा के रखी होगी। और सेंकू हंसते हुए कहता है ये बच्चे तो कमाल के हैं, अब हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। और वो दोनों अपने पावर को डिस्पेयर करके कैन और फॉक्सी से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं हम हार गए, हमारी जिंदगी बख्श दो। गैजल इससे खुश होता है। फॉक्सी कहती है नहीं अगर ऐसा खत्म हुआ तो हम इस चीज का क्या करेंगे। तभी कैन कहता है जो इतनी बड़ी हो चुकी है। फॉक्सी कहती है आज मुझे ट्रांसफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ी। और फॉक्सी सोचती है इससे पहले कि कोई भारी नुकसान हो जाए हमें जल्दी इसका निपटारा करना होगा। खैर अगर मुझे एनर्जी दुगनी करनी है तो दोनों पावर को एक साथ मिलाना होगा। तभी फू कहती है मिस्टर गैजल एक पल के लिए उनसे दूर हटेंगे। और उन सभी से कहती है तुम जहाँ हो वहीं खड़े रहो और देखो मैं इसे ठीक करती हूँ। और फू अपनी रेलिक्स यूज करती है जिससे उसकी थर्ड आई ओपन होती है और वो अपने टेक्निक मारेट का इस्तेमाल करती है। फॉक्सी ये देख के कैन से कहती है सुपर ह्यूमन रेलिक्स का इस्तेमाल अपने पावर को इस्तेमाल करने के लिए लाते हैं ना, लेकिन फू तो सैंड को बिना किसी रेलिक्स के ही कंट्रोल कर सकती है, क्या सच में रेलिक्स जरूरी है। कैन कहता है डीमन की तरह ही सुपर ह्यूमन अपना पावर का इस्तेमाल बड़े आसानी से कर सकते हैं लेकिन डीमन के विपरीत सुपर ह्यूमन पर लिमिट होता है इसलिए वो अपनी पावर को एक हद तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब रेलिक्स को माध्यम बनाया जाता है तब वो सारे लिमिट रेलिक्स पे चली जाती है। फॉक्सी कहती है तो खुद से पावर का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन एक हद तक। हम देखते हैं फू सैंड को कंट्रोल कर रही होती है। हम सैंड को देखते हैं। कैन कहता है हाँ पर सुपर ह्यूमन की पावर के कुछ फायदे हैं। और कैन बताता है
हैं। जैसे डीमन सिर्फ अपनी पावर पर निर्भर होते हैं, लेकिन सुपर ह्यूमन अपनी पावर को सराउंडिंग और नेचुरल ऑब्जेक्ट से बढ़ा सकते हैं। फू सैंड को इकट्ठा करने लगती है। फॉक्सी ये देखकर कहती है डेजर्ट की सैंड उनके आपस में जमा हो गई है। और फॉक्सी सोचती है तो वो उस समय ये कहना चाहती थी। हम देखते फॉक्सी काफी हैरान होती है क्योंकि फू ने सैंड से जाइंट हार्ट बना लेती है और उस जाइंट हैंड से फायर टर्नेडो को पकड़कर उसे विस्फोट कर देती है और हम उस विस्फोट की एनर्जी देख सकते हैं। फॉक्सी सोचती है उन्होंने बस टर्नेडो को दबोच कर विस्फोट कर दिया। फू उन दोनों से पूछती है तुम दोनों हाउंड हो ना, ईमानदारी से बताना तुम रीजनरेशन डीमन के पीछे क्यों पड़े हो। फू कहती है क्या कहे। फॉक्सी कहती है लग रहा है मानो एक टीचर अपने स्टूडेंट को डांट रही है। सेंकू कहता है हमें हाउंड की थर्ड ब्रांच से मिशन मिले थे। ये सुनकर गैजल हैरान होता है। कमीशन रीजनरेशन डीमन का होना तो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक में गुप्त जानकारी है। किसने दी कमीशन, कौन है क्लाइंट। सेंकू कहता है उनकी निजी जानकारी सुरक्षित रखी गई है और उनका कोई नाम नहीं है, इसलिए हमें भी नहीं पता। तभी एक स्लैश आता है, तभी सेंकू का सिर कट जाता है, लेकिन सेंकू बताता है बस इतना ही जानता हूँ कि वो एक बॉन्ड डीमन है। तभी उसका सिर जमीन पे गिर जाता है। लियो सेंकू का नाम चिल्लाती है। तभी लियो पे भी हमला होता है और उसका सिर भी धड़ से अलग हो जाता है। और वहाँ पे एक डीमन आती है और कहती है ये मुझे ही कर लेना चाहिए था, तुम्हें मुंह खोलने की क्या जरूरत था, इसलिए कभी भद्दे मिक्स ब्लड वाले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कैन चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम अचानक। फू सोचती है ये कैसे हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है कि जब मैंने स्कैन किया था 20 किलोमीटर के दायरे में बस यही दोनों मौजूद था, फिर ये कहाँ से आई। फॉक्सी कहती है ये तो बिल्कुल उन डीमन की तरह ही है जो उस दिन अचानक आए थे, जैसे किसी ने उन्हें समन किया हो। कैन कहता है ये स्ट्रॉन्ग से दिखने वाले बंदों को हमेशा मिशन पूरा करके थक जाने के बाद ही आना होता है। और उससे कहता है तो तुम्हारी तारीफ। वो लड़की कहती है एक और भद्दी मिक्स ब्लड वाले।